नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डीएनए। डीएनए को जो हमने पहले लेक्चर के अंदर समझा था, वो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, उसकी खोज किसने की और इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे कंसेप्ट उसमें समझे थे। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस आगे वाले चैप्टर में द्विकुंडलित मॉडल के बारे में समझने वाले हैं, जो डीएनए की संरचना है उसके बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा-सा रिवाइज कर ले कि डीएनए की जो खोज है, वो खोज किसने की। तो डीएनए की जो खोज है वो 1869 के अंदर मिस्चर ने की थी। किसने की थी? मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यानी इस मिस्चर ने खोज करके डीएनए को नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है। और इसके बाद में दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विल्किंसन। क्या था? विल्किंसन और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था? इसका एक्सरे तकनीकी के द्वारा, एक्सरे देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पूरा, आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा कि विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने एक्सरे तकनीक से क्या किया था? डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। परंतु अध्ययन करने के बाद इन्होंने आगे कोई कार्य नहीं किया और इसके आंकड़े छापकर रख दिए। उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए, वाटसन और क्रिक। इन्होंने ही डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। द्विकुंडलित का मतलब क्या है? जो डीएनए होता है वो इस तरह से सिंगल नहीं होता। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित मॉडल दिया, जो कि मैंने पहले वाली संरचना में इसका संरचना बनाना आपको सिखाया था। ये किस प्रकार की संरचना होती है, ये जो है किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने ये दी थी। अब इसकी संरचना है उसको विस्तार से समझते हैं। द्विकुंडली जो मॉडल है ये किस तरह से बना होता है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और थोड़ा सा इसका फिर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। ये इसका ऐसे ये घुमा हुआ होता है, इसका आप डायग्राम बना सकते हो ऐसे देख के। इस तरह का ये डायग्राम होता है। ये द्विकुंडलित होती है। इसमें क्या होगा? एक तो 5 डेज होता है और यही इस संरचना के इधर की साइड क्या होता है? 3 डेज होता है। वापस इधर 3 डेज होता है और इधर 5 डेज होता है। यानी एक दूसरे की क्या होती है? ये अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ये दोनों कुंडलित नलिकाएं है ना, मतलब विपरीत दिशा में ये व्यवस्थित होती है। इसके अंदर आपको पता है क्या क्या होता है? एक तो होता है शर्करा, एक होता है फॉस्फेट समूह और इसके साथ साथ क्या होता है? नाइट्रोजन समूह। देखो, ये नाइट्रोजन सारक कह सकते हो इनको। नाइट्रोजन जो सारक होते हैं, मैंने कहा था एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक होते हैं, जिनमें मैंने कहा था एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और ग्वाइनोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन के साथ में, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये जुड़े हुए कहाँ रहते हैं? तो ये इनके बीच में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक थाइमिन है, तो ये डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा होगा? एडिनिन से जुड़ा होगा। फिर अगर मान लो कि यहाँ पर ग्वानिन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ से साइटोसिन से जुड़ा होगा। अगर वैसा का वैसा ही अगर मान लो यहाँ पर साइटोसिन है, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड से ग्वाइनिन से जुड़ा होता। ऐसे करके ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में बंध बनाकर रहते हैं। ये एक जो संरचना होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर पाँच बंध होते हैं, या कह सकते हैं आप 5 नाइट्रोजनिक क्षारक बंध बनाते हैं। ये जो संरचना होती है इसकी विस्तार से दिखाता हूँ आपको। अगर ये घूमकर इस जगह पर आ रही है, तो ये जो पूरा एक घूम कर आने की जो संरचना है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो, इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। ये 34 एंगस्ट्रॉन है। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं? बेस पेयर कहते हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या यहाँ तक होगी वो 10 होगी। कितनी होगी? 10। तो जो हमारे पास एक बेस पेयर के बीच में जो जगह होगी, यानी ये बेस पेयर है और इनके जो बीच में जो जगह होगी वो होगी 34/10, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको आपको नोट से पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा और आपको नोट्स लिखने के लिए भी दे दूंगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो संरचना है इसका हमें पता लग गया। ये दोनों जो लाइनें होती है, ये जो कुंडलिकाएँ होती हैं, इनके बीच में कितनी जगह होती है उसकी बात कर लेते हैं। इनके बीच में 20 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। इन दोनों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। ये दोनों कुंडलिकाएँ हैं। इन कुंडलिकाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन की। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखो अब हम पूरा डिटेल से इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा है अभी कि जो डीएनए होता है वो दो कुंडलित रज्जु से बना होता है, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। मैंने कहा ना कि एक दूसरे के प्रति समांतर, यानी ये क्या होते हैं? इधर अगर 5 है तो इधर की ओर क्या होता है? 30, और इधर वाला 3 वाला सिरा है तो इधर 5 वाला सिरा होता है। डीएनए की बैकबोन फॉस्फेट व शर्करा की
बनी होती हैं जो फॉस्फोडाइएस्टर बंधु से बंधी होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बंधु से क्या बोला इसने, जो ये शर्करा होती है वो, और ये क्या फॉस्फेट, यानी जो ये फॉस्फेट है और ये जो शर्करा है, ये दोनों आपस में एक बंध बनाती है, उसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाती है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और पिछले वीडियो में इसको अच्छे से मैंने डिटेल करके आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। फिर दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। मैंने कहा कि एडिनिन थाइमिन के साथ में डबल बंध बनाता है, 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ में कितने बंध बनाता है, 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर इसके बाद में हमारे पास आता है फिर कि जो DNA होता है वो, इनके मध्य में जो 2 क्षारक होते हैं, अभी मैंने कहा था कि आपको डायग्राम में बताया था कि जो क्षारक होते हैं 2 क्षारक कौन से, ये जो बेस पेयर है, एक बेस पेयर और ये 2 बेस पेयर, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, वो होती है 3.4। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। और ये मैंने बताया भी था कि 3.4 क्यों, क्योंकि ये जो पूरा घुमाव है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घुमाव, एक बार ऐसे गया वापस ऐसे आया ना, यहाँ तक पूरा जो घुमाव है वो घुमाव कितने का होता है, वो 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। और 2 रज्जुकों के मध्य में दूरी जो है 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ये 2 रज्जुक है, ये वाला, और इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ये जो दूरी है ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ये जो हमारा DNA होता है, अधिकतर DNA जो मानव के अंदर पाया जाता है हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। राइट हैंडेड मतलब राइट हाथ की ओर से मुड़ रहा है, इसीलिए इसे BDNA भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, BDNA भी कहते हैं। देखो मैंने पूरा जितना भी पढ़ा है उसका मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है, आपको मैं यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा जिससे कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा DNA का द्विकुंडलित मॉडल था वो हमने फ़ोन किया है। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इसकी PDF बनाकर आपको भेज सकूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।